हाय फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड हमारा होने वाला है ये आपकी स्किन केयर के ऊपर होने वाला है। जैसे आजकल काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं कि कौन सा हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। ट्रीटमेंट की सही जो सिचुएशन है, किस सिचुएशन पे जाके हमें ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है, और कौन से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से एसिड जो हाइलोरोनिक है, जो हमारे एसिड्स हैं, इनको कब यूज़ करना है और कब इनका यूज़ हमें नहीं करना है। तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी ग्लोइंग स्किन कैसे रहती है, और जो हमारे स्किन केयर के ऊपर ही आज का पूरा एपिसोड है। तो कैजुअली बातें हैं जो आज हम करेंगे। डॉक्टर निधि हैं आज हमारे साथ। तो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम मैम के साथ डेली रूटीन में आपके लिए एपिसोड में स्किन केयर के ऊपर काफ़ी सारे टिप्स, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी डिटेल और काफ़ी सारी नॉलेज लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। तो पहले मैम से बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि जैसे आजकल ना हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी ग्लोइंग स्किन रहती है उनकी। तो उनका कारण क्या है? वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं, या उनकी कुछ स्किन केयर ऐसी होती है कि वो अपने आप को ऐसे मेंटेन कर लेते हैं? तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए आप। देखिए, बिल्कुल ऐसे होता है सेलिब्रिटीज़ के पीछे इस तरीके से पड़ना कि इनके जैसे स्किन चाहिए, क्योंकि उनका और टाइम वो मेकअप में कवर्ड होते हैं। तो एक चीज़ के ऊपर रिलाई आप नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप भी वो बाय कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही माल प्रैक्टिस है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्किन प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर एडवाइस चाहिए होती है। अब आजकल बात भी करें तो लोग बहुत पीछे भाग रहे हैं। कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो हम खुद की स्किन को, या इंडियन स्किन है को कोरियन स्किन के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। कोरियन स्किन ये उनकी जीन्स में है। हाँ, ये है कि उनके प्रोडक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे राइस वाटर के बेस के ऊपर एक इनके बड़े सोप्स आते हैं, या टोनर्स आते हैं, या सीरम्स आते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वो ऑल सारी स्किन टाइप्स में वो सूट करते हैं। बट अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली हम वही कुछ फॉलो करने लग जाएं, जैसे कि रील्स में दिखा रहे हैं या यूट्यूब की वीडियोस पे दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिटेड होती हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके स्किन के ऊपर क्या सूट करेगा और क्या नहीं करेगा, आप ऐसे ही रैंडमली परचेज़ कर लेते हो। डेफिनेटली कई बार बहुत सारी चीज़ें कई बार सूट कर भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ों में आप कॉम्प्लिकेशंस में भी लैंड कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वो बाद में कॉम्प्लिकेशंस दे सकती हैं। कई बार आपकी स्किन को एडिक्टिव हो जाती हैं, कुछ क्रीम्स ऐसी दिखा दी जाती हैं, जैसे स्किन लाइट है, मेला लाइट है। लोग देख लेते हैं और उसको जाके सीधा का सीधा ओवर द काउंटर परचेज करना शुरू कर देते हैं। या कोई भी AHA BHA सिरम है, अमेजोन पे देख लिया, उसकी एक छोटी सी एडिटेड वीडियो देख ली कि ये इसके साथ बिफोर आफ्टर ऐसे दिखाया गया, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किन को एनालाइज करवाएं। पहले आप जानें, आप अपनी स्किन को पहचानें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और एज के हिसाब से आपकी स्किन को ज़रूरत क्या है। अगर टीन एज है तो उसकी ज़रूरत बिल्कुल अलग है। अगर हम 30 क्रॉस करते हैं तो स्किन की ज़रूरतें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। फिर हम 40 क्रॉस करते हैं तो स्किन की ज़रूरतें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो सेलिब्रिटी लुक मिल सकती है, बट विद द राइट चॉइस। तो मैम, मेरे को कोरियन ट्रीटमेंट से एक बात याद आई मैम। आजकल ना काफ़ी ये आपकी सही बात है, काफ़ी चीज़ें ना वो रील्स, एक एक दो रील्स नीचे जाओ तो तभी कोरियन ट्रीटमेंट, नीचे जाओ तो कोरियन ट्रीटमेंट। तो मतलब इसमें डिफरेंस है ना कि अब कोरियन ट्रीटमेंट, उनके जेनेटिक्स वैसे हैं, अब उनकी स्किन वैसी है, अब वो हमें दूर से पता चल जाता है कि ये कोरियन है। और हमारे इंडियन है, उनको हमें दूर से पता चल जाता है। तो ये लोग काफ़ी पागल हो रहे हैं इसके पीछे, कोरियन ट्रीटमेंट करवाना है उससे, पता नहीं हम बिल्कुल कोरिया जैसे हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है आपके हिसाब से? ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके। अब जैसे उनका ऑब्वियसली जीन्स तो मैटर करता ही है। उन लोगों की स्किन इंटरनली जेनेटिकली ऐसी है कि दे ऑल, आप देखोगे बड़ा फेयर और एक्सट्रीम फेयर। अब जब हमारे यहाँ पे बात आ जाती है, जब ब्राउन स्किन की बात आती है, तो स्किन की नीड्स बिल्कुल अलग होती है। हम लोगों की स्किन प्रोन टू टैनिंग है, प्रोन टू डैमेज है, प्रोन टू सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक अलग इन्वायरमेंट में बैठा हुआ बंदे की स्किन जैसी है, उसको हम ऐसे इन्वायरमेंट में क्रिएट कर लें? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लकीली हो सकता है आपने कोई ट्रीटमेंट लिया, वो आपको सूट कर गया। बट ज़्यादातर जो हमने भी देखा है,
कोरियन जो ग्लास ट्रीटमेंट ये कर भी रहे हैं, तो दे आर गिविंग देयर ओन होम प्रोडक्ट्स, कुछ अपने ही ऐसे होम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिसमें कि हमें पता ही नहीं है क्या कंपोजिशन है। वो आप 6 महीना 8 महीना, या कई बार तो कुछ एक ऐसे भी रिव्यू मिले हैं कि लोगों को लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट्स ऐसे दे दिए जाते हैं कि आपने सारी लाइफ अब ये लगाने पड़ेंगे। तो हाउ डू यू नो कि उसमें क्या है, जब उसका कोई लेबल नहीं है, जब उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है? हाउ डू यू नो दैट कि उस प्रोडक्ट क्या कैरी कर रहा है, वो आपकी स्किन को कल को किसी डैमेज की तरफ या किसी वर्स नहीं करेगा? तो हमें ये कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से भागना इट्स नॉट एट ऑल फेयर। हमें अपनी ही डाइट को और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ स्किन को इम्प्रूव करने की बात आती है तो हमें ये फोकस करना है कि वी आर यूजिंग ऑल द क्लेंजिंग अच्छे हो, हमारा एक प्रॉपर जो जंक फूड को अवॉइड करें, शुगरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसमें मैम जो अभी जैसे आपने एनालाइज की बात की, स्किन एनालाइज आप करते हो, काफ़ी चीज़ों को लेके लोगों को मिथ्स रहते हैं दिल्ली के। जब मैं ट्रीटमेंट करवाने जाऊँ, अगर मैं डर्मा रोलर करवा रहा हूँ, अगर मैं कुछ मतलब माइक्रो नीडलिंग करा रहा हूँ, तो मेरे को स्किन का आगे जाके रिएक्शन हो जाएगा। पता नहीं, हो सकता है कि इससे मैं आगे मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये मिथ्स जो होते हैं, इसमें क्या वो ट्रीटमेंट वर्क करता है, या ये सच्चाई इसमें इसमें कितनी है, और ये मिथ्स इसमें कितना है? देखिए ऐसे है, सबसे पहले तो स्किन को समझना ज़रूरी है। अब सपोज़ करो हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, हमारे पास एनालाइजर्स भी होते हैं जहाँ पे हम स्किन का प्रॉपर एक देखते हैं कि क्या डैमेज है। कई बार सिंपल यूवी डैमेज होता है, यूवी डैमेज इसका मतलब सिंपल टैनिंग है, तो हमें उसको कुछ नहीं करना है, हमें उसको सिंपल क्रीम्स दे देते हैं, टैनिंग अपने आप भी रिवर्स हो जाती है। अब फिर बात करें तो कई बार डिसकलरेशन है कि फेस का सिर्फ फोरहेड आपका हल्का सा डार्कर है, बाकी स्किन टोन आपकी बिल्कुल ठीक है, जिसको हम डिसकलरेशन बोल देते हैं। कई बार चीक्स पे हल्की सी डिसकलरेशन होती है। अब अगर आगे बात करें तो कई बार ब्लेमिशेस होते हैं, थोड़े से चेंजेस पिगमेंट के स्टार्ट हुए होते हैं, अदरवाइज स्किन नॉर्मल होती है, हेल्दी होती है। अब बात इसके आगे बात करें तो मलाजमा है। अब प्रॉपर बायलेटरल दोनों चीक्स पे आपको देखोगे कई बार ब्राउन कलर के पैचेस बने होते हैं। अबे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी स्किन की इस टाइम पे ज़रूरत क्या है। अगर हम डिस्कलरेशन की बात करें तो उसके लिए लेज़र टोनिंग करते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं उस पर इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज़ अभी शुरू कर ली, लेज़र आपने शुरू कर ली तो आपको फॉर एवर ही करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने डिस्कलरेशन के लिए किया है 2 सिटिंग में, अगर वो स्किन आपकी क्लियर हो जाती है तो इट्स डन, यू आर ओवर विद द थिंग्स। अब आप चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बाकी जो मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं या जो हाइड्रल फेशियल्स होते हैं उस पर आप स्विच कर सकते हैं। सो यू आर नॉट इन टू इट ऑल द टाइम। तो अब अपना ट्रीटमेंट का मतलब, हमारा ट्रीटमेंट तो जस्ट एक बार जब हो गया तो उसके बाद हमारी मेंटेनेंस है। yes, उसके बाद हमें दोबारा ट्रीटमेंट ये नहीं है कि हाँ, नहीं, परमानेंटली लेना ही नो नो, पड़ेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप परमानेंट एक ही चीज़ पे स्टिक करे जा रहे हो। बट येस, अब स्किन रिजुविनेशन के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हम कुछ कुछ टाइम के बाद, जैसे 1 in 3 months, 1 in 2 2.5 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर ट्रेवल ज़्यादा है, टैनिंग ज़्यादा होती है तो आप ट्रीटमेंट जल्दी प्लान कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आप घर पे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट का एक्सपोजर नहीं है, तो सिंपल जो मेडिकेटेड फेशियल्स हैं उनसे भी काम चल जाता है। तो वंस इन अ वाइल ऑफ कोर्स। अब आपका जो फेस है इज़ एक्सपोज टू एवरीथिंग एवरी डे। अगर आप देखेंगे डर्ट का एक्सपोजर है, यूवी सन का एक्सपोजर है, इंटरनल स्ट्रेस भी मैटर करता है, आपकी डाइट की फिर एक डलनेस वाली फीलिंग आने लग जाती है। फॉर दैट आप एक टाइम फिक्स कर लेते हो अपना कि 1 1.5 मंथ में या 2 मंथ्स में आप एक बार अपना स्किन रिजुविनेशन करवा लेते हो। तो गाइज, अगर आपको मतलब लगता है कि आपको अगर पिगमेंटेशन है, या आपको कुछ डिस्कलरेशन है, या आपके ब्लेमिशेस हो रहे हैं, तो मैम का चंडीगढ़ में 35 सेक्टर में क्लिनिक है। तो आप मिल सकते हो। आपकी एनालाइज स्किन को एनालाइज करने के बाद ही मैम आपको सजेशन करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप आए तो सीधा ट्रीटमेंट ही होएगा आपका। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैम के पास आओगे तो एनालाइज करके पता चलेगा कि आपको ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है। बिल्कुल राइट हाँ मैम? जी बिल्कुल। ओके। तो मैम इसके साथ साथ ना जो हमारे कुछ लोग हैं, जैसे वो वीकली अपना पार्लर में जाके या सैलून्स में जाके, तो वो फेशियल वीकली करवाते हैं, या वीकली मास्क लगाते हैं। तो वो चीज़ मतलब बेनिफिट देती है, या वो राइट है या रॉन्ग है उसमें? देखिए ऐसे जो आप पार्लर में चीज़ें लेते हो, अब तो ये टाइम इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि आप ये चीज़ समझिए कि जो आप पार्लर में करा रहे हैं वो एक सिंपल मसाज है, एक क्रीम है जिसके अंदर फैट है, वो अगर हम स्किन के ऊपर डालेंगे तो दैट्स अ पेम्परिंग थिंग।
करवा सकते हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यू फील हैप्पी विद दैट, एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका आधे घंटे का वो सेशन होता है, बट उसका लॉन्ग रन में देयर इज़ नो एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि जो सारी उम्र फेशियल कराता रहा उसको कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। पिगमेंटेशन होनी है, कुछ टाइम के बाद वो हो ही जाएगी। इवन विद आप पार्लर के फेशियल लेते जा रहे हैं, अगर एक्ने की स्कारिंग पड़ी है वो पार्लर वाले फेशियल से नहीं ठीक होएगी। अगर पिगमेंटेशन पड़ा हुआ है तो वो पार्लर वाले फेशियल से नहीं ठीक होएगा, क्योंकि उसका टारगेट हमारा जो है वो डीपर लेयर्स हैं। फिर जब ये ट्रीटमेंट्स का इसलिए रोल आ जाता है कि सीरम और क्रीम का अंदर जाने की एक लिमिट है, बट जब लेज़र की लाइट ने काम करना है, या नीडलिंग, या जो हम सेशंस या ट्रीटमेंट्स करते हैं वो अपना टारगेटेड होता है। अगर हमने पिगमेंट को पकड़ना है तो वो पिगमेंट वाले लेयर को ही टारगेट करेगा। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स नाउ, बिकॉज द एरा हैज़ चेंज, द टाइम हैज़ रियली चेंज, यू नो। तो लोगों को लॉजिकली अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ कि आपको लगता है कि अब फेशियल से काम नहीं चल रहा है, तो आपको स्विच करना ही पड़ता है और कर लेना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर स्किन। तो मैम मेरे आपकी बात से एक बात याद आ गई, जब मैंने आपको मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पिगमेंटेशन थी, जस्ट इतने एरिया में उनको पिगमेंटेशन थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना 1.5 साल तक वो ऐसे ही करते रहे। उनको किसी मेडिकल स्टोर पे गए कि मेरे को पिगमेंटेशन के लिए कोई प्रोडक्ट दे दो, कोई क्रीम दे दो, तो वो लगाते रहे। वो उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने एक आधी कुछ डॉक्टर से वैसे कंसल्ट, मतलब डर्माटोलॉजिस्ट या उससे नहीं, मेडिकल स्टोर से जाके उन्होंने वो ले ली क्रीम। उनको 1.5 साल यूज़ करते रहे, 2 साल वो पैसे ख़राब गए उनके, और प्रोडक्ट भी ख़राब गए, और जो स्किन थी वो और ख़राब हुई। तो मतलब उन्होंने अब जाके मतलब मैंने उनको रेकमेंड किया था आपका, मैंने एड्रेस बताया उनको, तो अभी वो मैम से मिलके भी गए हैं। तो वो चीज़ उन्होंने ट्रीटमेंट अभी लिया है, तो वो उनकी वजह से उन्होंने बढ़ा लिया। तो ये चीज़ के बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस आप बताओगे कि हमें प्रोडक्ट ऐसे ही जाके रैंडमली यूज़ कर लेते हैं कहीं भी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप चीज़ों को, ऑब्वियसली पिगमेंट का एक मोटा सा रूल होता है कि अगर आप जितना टाइम उसको, अगर टाइमली आप नहीं ठीक कर रहे हैं, और वो जितना टाइम लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, वो स्टबर्न हो जाता है। स्टबर्न हो जाएगा, इट्स हार्ड टू ब्रेक देन। कई बार तो लेज़र से भी फिर रिजल्ट देना मुश्किल हो जाता है, ऐसी वाली कंडीशन भी आ जाती है। तो जैसे ही आप थोड़े से चेंजेस नोट करते हो कि स्किन के ऊपर कोई पिगमेंट्री चेंजेस आप नोटिस करते हो, उसी टाइम आपको केयर की ज़रूरत है, उसी टाइम आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, उसी टाइम आपको वो मेडिकल स्टोर पे जो ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन जो आप करते हो वो आपको स्टॉप करनी चाहिए। मैम आपके जैसे अभी क्लिनिक पे अभी लोग आते हैं, तो चलो आपके साथ काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे होते होंगे, तो कभी कई बार कुछ अजीब सी बातें आपके साथ होती हैं कि अजीब क्लाइंट आया, उसने अजीब सी क्वेश्चन किया आपके साथ, अजीब सा इंसिडेंट होता है आपके साथ कभी हाँ, ऐसे? बिल्कुल ऐसे होता है। कई बारी हम लोग देखते हैं काफ़ी अच्छी, मतलब सारा कुछ, वेल एजुकेटेड हैं लोग, बट अब सिंपल हेयर रिमूवल की बात करें, तो हेयर रिमूवल में हम लोग जैसे लेज़र करते हैं, तो हमें ये लॉजिक पता होता है कि हम लेज़र की हीट से बालों को, जड़ों को, जो रूट्स होती हैं हेयर की, उनको हम बर्न कर रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि वैक्सिंग में हम बाल को खींच देते हैं, जड़ को खींच देते हैं, पर लेज़र में हम जड़ को खींचते नहीं हैं, ऊपर से बाल काट के वहाँ पे लेज़र की लाइट दिखाते हैं, जिससे बाल अंदर जो जड़ है वो जल जाती है। अब इस चीज़ को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। अब इस चीज़ का ये प्रोसेस है, हम ये समझाते हैं, तो इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे है कि इसमें 8 9 10 सेटिंग चाहिए, फिर उसके बाद क्योंकि आप भी ग्रो कर रहे होते हो, तो बाल एकदम से बॉडी बनाना नहीं बंद करती है, तो वंस इन अ ईयर आपकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट, कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है कि ये बाल अपना टाइम लेके जाएंगे। लोगों को लगता है कि लेज़र के मतलब लेज़र काम नहीं कर रहा है, या यू नो फिर लेज़र एकदम से काम नहीं हाँ, करता, लेज़र एकदम से काम नहीं करेगा। उनको लगता है कि लेज़र लगाया तो बाल हाँ, निकल गए। और उसके बाद जो बाल आ रहे हैं वो लेज़र की वजह से आ रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो लेज़र की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो आप ही की बॉडी बना के उनको स्टिमुलेट कर रही है ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट मिल सके। 8 10 सेटिंग में वो थोड़े बहुत प्लस माइनस जो ग्रोथ होती है, वो लेज़र की वजह से नहीं हो रही है, वो बॉडी के चेंजेस की वजह से ही हो रही है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को फेस करना, और वो थोड़ा फिर ऑब्वियसली हम लोग का काम है काउंसलिंग करना, तो हम ये सारी चीज़ें उनको सेटिस्फाई करते हैं फिर। तो हेयर रिमूवल की मैम अगर हम बात करते हैं, तो हेयर रिमूवल में काफ़ी सारी चीज़ें लोग अभी भी मतलब इस चीज़ से पता नहीं क्यों अभी अवॉइड करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल को, पता नहीं क्यों। ये मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं लोगों के कि पता नहीं ले उससे ज़्यादा आते हैं, उससे ज़्यादा ग्रोथ होने शुरू हो जाती है।
तो मतलब ऐसा नहीं है वो बिल्कुल ही। अगर वैक्स या थ्रेडिंग से हम वैक्स से या हम पुलिंग से या थ्रेडिंग से हम देखते हैं, तो उनसे काफ़ी बेनिफिट है इसका हेयर रिमूवल का। देखो जो सबसे बड़ा जो एक दिमाग में हम लोग फियर देखते हैं लोगों के, पहले वाली बात पे बात करें तो लोगों के दिमाग में सबसे फियर होता है कि लेज़र लाइट से कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो हम ये बड़ी काउंसलिंग करते हैं, हम लोग बड़े वीडियोस भी बनाते रहते हैं कि लेज़र लाइट इज़ नॉट एट ऑल कार्सिनोजेनिक। ये मेरी 20 इयर्स की प्रैक्टिस में मैंने आज तक नहीं देखा है कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कुछ भी नहीं होता है। कैंसर अदरवाइज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर रहा है, मे बी लॉट ऑफ अदर रीजंस, मे बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। तो लेज़र की लाइट बिल्कुल भी कार्सिनोजेनिक नहीं होती है, तो कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता है, इट्स 100% सेफ। अब जब हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है कि एक हम शौकिया कराते हैं कि हम वैक्स नहीं कराना चाहते हैं, बॉडी पे हम लेज़र कराना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक होता है हमारी मजबूरी वाली कंडीशन जहाँ पे सपोज़ कि पीसीओडी है, पीसीओडी में आपकी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। अब वहाँ पे आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, साथ में आपको पीसीओडी का साइमल्टेनियसली आपको इलाज भी करना पड़ता है, उसको भी आपको हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखना पड़ता है, आपको अपनी डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल में भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो दो रास्ते हैं, तो दोनों में ही 100% सक्सेसफुल रहता है लेज़र, जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। पीसीओडी पे मैम ने बात किया, तो मैम की काफ़ी सारी वीडियो चैनल्स पे पड़ी हैं। अगर आप पीसीओडी की डाइट्स के बारे में, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमें क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैम एक और बात दिमाग में आती है कि जब जो एसिड जो है हेलोरोनिक एसिड, तो हेलोरोनिक एसिड की मैंने काफ़ी चर्चा सुनी है एक्चुअली। तो वो कहते हैं अगर जैसे मान लो मैं लगा रहा हूँ, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क पड़ेगा? हाइलुरोनिक बड़ा एक हाई नो मतलब हाई एंडेड एक चीज़ बन गया इस टाइम पे। दिस इज़ बेसिकली हाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसको ऐड करने में अब आप देखोगे सनस्क्रीन में भी आपको हाइलुरोनिक मिलेगा, नाइट क्रीम्स में भी आपको ये कंपोनेंट जरूर मिलेगा, मोस्ट ऑफ द जो कंपोजिशन है आपको ये मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि ये थोड़ा सा जैसे हम सपोज रेटिनॉल क्रीम में अगर आपको ये मिल रहा है, अगर रेटिनॉल सीधा सीधा इरिटेट करती है तो हाइलुरोनिक के साथ वो इरिटेट नहीं करेगी, तो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन की पावर को ये बढ़ा देता है। थोड़ा सा हर चीज़ को थोड़ा सा सहने का, थोड़ा विटामिन सी के साथ है तो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी, एक लेयर अच्छी हो जाएगी, उस प्रोडक्ट का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। अब हाई सनस्क्रीन में अगर आपको हाइलुरोनिक वाली बहुत सारी प्रिपरेशंस आपको मिलेंगी जहाँ पे हाइलुरोनिक आपको मिलेगा, उसमें ये हो जाएगा कि उसका टेक्सचर विल बी बेटर, एब्जॉर्प्शन विल बी बेटर एंड द रिजल्ट विल बी बेटर, एंड वो बिल्कुल भी नॉन इरिटेबल होएगा वो प्रोडक्ट, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सेकेंड, ये इटसेल्फ इज़ अ हाइड्रेशन करता है ये स्किन की, तो ये प्लम्प देता है स्किन को। अगर आप कोई भी ऐसी फाइन लाइंस में या आइज़ के अराउंड जहाँ पे लगता है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है या स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा रोल आ जाता है। तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स तो हैं और ये कॉम्पिटिटिव कंपोनेंट है। ओके ओके। तो मैम इसका ना एक और चीज़ हमारी थी जो जो ना लोग होम रेमेडीज को काफ़ी वो करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उस पे काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे भी हम देखते हैं, रील्स में भी हम देखते हैं कि होम रेमेडीज वर्क करती हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि कब वो वर्क करती हैं या वो वर्क नहीं करती हैं, या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है? अब लोग क्या करते हैं, वो हल्दी लगा ली थी मिला के उन्होंने दही में तो हल्दी लगा ली। अब वो मुझे भी कई बार लोगों ने बताया कि आप लगा सकते हो, इससे आप ठीक हो जाओगे, मतलब काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगी। तो ये कहाँ तक वो बात मैम, इसके बारे में? देखिए जहाँ तक होम रेमेडीज़ की बात है, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं लोग तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। अगर आपको सुबह उठ के, बहुत सारे लोग सारी उम्र बेसन ही लगाते रहते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लगा सकते हैं, स्क्रब की तरह काम करता है। या कर्ड लगाते हैं एज अ, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, काम करता है। जहाँ पे कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे मान लो एक्ने है, अब एक्ने के ऊपर आप तरह तरह के अगर होम रेमेडीज़ करने लगते हैं तो एक्ने कैन फ्लेयर अप। अब सिर्फ और सिर्फ अगर स्किन आपकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ नॉर्मल क्लेंजिंग के लिए आप होम रेमेडीज़ कर रहे हैं या सिंपल एक ग्लो के लिए कोई फेस पैक आप यूज़ कर रहे हैं, कई बार लोग बहुत सारी दाल्स का भी पैक बना रहे होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हम लोग भी देखते रहते हैं। सो कोई नुकसान नहीं, अगर आपकी स्किन हेल्दी बिहेव कर रही है, आप होम रेमेडीज़ लगा रहे हो, फीलिंग हैप्पी विद दैट, इट्स ओके। बट जहाँ पे कोई कंडीशन आ जाती है, सपोज आप मलाजमा के बहुत सारे अनरियल वीडियोस हम देखते हैं कि जहाँ वो दिखाते हैं कि टर्मरिक या कुछ ऐसा प्रोडक्ट होम रेमेडी लगा के मलाजमा एकदम से
से ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। कई बार एक कंडीशन ऐसी अब देखते हैं हम लोग, अगर डार्क नेक है, डार्क अंडर आर्म्स हैं, और वो किसी वजह से है, ऑब्वियसली वो नॉर्मल नहीं है, कैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं उसको, तो लोग सोडा के साथ, सोडा बाइकार्ब के साथ उसको एकदम से मैजिकली वो दिखाते हैं। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो ट्रूथ नहीं है, ऐसा नहीं होता है लॉजिकली। तो आपको उसके लिए मेडिकेशंस की, ट्रीटमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो मैम अगर हम स्किन केयर रूटीन की बात करें, रूटीन में अब जो लेडीज़ हैं जो मेकअप यूज़ करती हैं, तो उनको कुछ ऐसा टिप है आपके लिए कि हम रेगुलर रूटीन में जो मेकअप लगाना है तो उसके बाद या उससे पहले जो रूटीन फॉलो करने वाली होती है, ये क्या क्या चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी है डेली डेली रूटीन में? देखिए, सिंपल सा मेकअप, जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप्स करते हैं, सिंपल सा लॉजिक उनके लिए होता है कि मेकअप शुड बी क्लीन प्रॉपरली बिफोर यू गो टू बेड। उसके लिए आपकी सिंपल क्लेंजिंग, कॉटन के ऊपर आपने क्लेंजिंग मिल्क लगा के या मिशेल वाटर लगा के आप कर रहे हैं तो वो काम नहीं करता है, इसमें डबल क्लेंजिंग का रोल आ जाता है। तो बड़ा पर्टिकुलर होता है कि पहले आप ऑयल क्लेंजर यूज़ करें, जिससे वो जितना भी सीबम या सनस्क्रीन या जो भी आपने फाउंडेशन, वो ऑयल उसको खींच लेता है। उसके बाद आपका वाटर क्लेंजर यूज़ होता है, जिससे कि आपका फिर जो बेस है वो आपका क्लियर हो जाता है, पोर्स आपके क्लीन हो जाते हैं, एंड देन यू कैन गो टू बेड। तो ये बड़ा एक मोटा सा ही रूल होता है कि आपको मेकअप को, और स्पेशली आईज के अराउंड मेकअप क्लीन करके ही सोना चाहिए। अदरवाइज आईज भी आपकी स्ट्रेन्ड रहेंगी, स्ट्रेस्ड रहेंगी, और वो और ज़्यादा डार्क सर्कल्स को बूस्ट करती हैं फिर। ये बिल्कुल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे टॉपिक्स कवर करें। हमारा इंस्टा पे भी पेज है, हम सारे ट्रीटमेंट की वीडियोस भी डालते रहते हैं, यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, या हमें लगता है कि कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है या लोग इस पर बात करना चाहते हैं, तो हम वो कवर करना चाहेंगे डेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए।